शुरू करते हैं वीडियो। यूजीसी नेट जेआरएफ पुनर्परीक्षा जून 2024 हिंदी साहित्य जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये परीक्षा 27/8/2024 को हुई थी और ये पेपर जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। इस दौरान जो पीवाईक्यू है वो भी डिस्कस करते रहेंगे, पता करते रहेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आपको पता चलता रहेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। सिंपल, पहले इसमें सबसे पहले हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉलेज नहीं सॉल्व कर पा रही है तो हम अपनी पहले से जो टेक्निक हमने सीखते चले आ रहे हैं पिछले पेपर्स में, मतलब पिछले वीडियोस से, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। चलो नॉलेज से सॉल्व कर लीजिए, मैं सीधे टेक्निक से बताता हूँ। इसमें कौन सा रिपीट हुआ है? 2 2 2। इस वाले में क्या रिपीट हुआ? 3 3 1। इसमें 1 1 1 रिपीट हुआ 1। 4 4 3 3। अब ये देखो 2 4 2 3, यानी हमारे ऑप्शन को बी होना चाहिए हमारे टेक्निक के हिसाब से। लेट्स सी द आंसर। आंसर सही निकला, यानी हमारी ट्रिक यहाँ पे काम करती है। बट सबसे पहले नॉलेज का इस्तेमाल करिए। अगर नॉलेज से सॉल्व हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर तो उसी के साथ जाइए। नहीं होता है तब इस टेक्निक का इस्तेमाल करना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, असहयोग आंदोलन का आरंभ, बंग विभाजन की घोषणा। तो ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी और नहीं पता है तो बताओ। जैसे आप ये कमेंट करके बताना गणपति पूजा का आरंभ किसने किया था। ईयर मैं बता देता हूँ कि ये कब हुआ था। ये 1893 में हुआ था पहली बार। फिर इसके बाद आता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा पहला अधिवेशन 1915 में हुआ था ये। और नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का आरंभ, ये हुआ था 1920 में। और नेक्स्ट है बंग विभाजन की घोषणा, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। तो जिसने हिस्ट्री पढ़ी उसे पता हो 1905 के बाद ये 1906 में बंगाल में बना था। चलो आज के बांग्लादेश में वहाँ पे बना था। चलो अब यहाँ पे आपको नॉलेज से अगर पता है तो सॉल्व कर ले। यहाँ पे ज़रा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करती है हमारी। सी रिपीट हुआ यहाँ नहीं है, बी और ई, यानी बी रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक। ई बी और ए सी नहीं रिपीट हुआ कुछ। डी ए, यानी ए रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ए डी डी, यानी डी डी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें 2 3 1 3। इसका मतलब हम या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला। 50-50 तक आप पहुंच गए और ये देखिए आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक करने का प्रसंग किस खंड में है? पहली पुस्तक तैयार करने का। उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति। तो इसका सही आंसर है उषा और ईश्वर, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई भी हो वह क्या बोले पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? स्वप्न, आशा, ईड़ा, संघर्ष। तो ये कामायनी के ईड़ा स्वर्ग से पूछा गया है। कामायनी का ईड़ा स्वर्ग आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यू में। ये आई गेस तीसरी बार मैंने 2020 से 24 के बीच में तीसरी बार इसे देखा, और सेम सर्ग से। खैर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? अपना अपना भाग्य, राजा निर्बंसिया, लाल पान की बेगम, राही। तो इसका सही आंसर है राजा निर्बंसिया, इसमें इसका जिक्र हुआ है इस पात्र का। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? राजा निर्बंसिया, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो इसका सही आंसर है लाल पान की बेगम, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया? लियोटार्ड, या फिर फ्रेडरिक जेमसन ने, या टेरी इग्लटन, या फिर देरिदा ने। तो इसका सही आंसर है
लियोतार्द, इन्होंने ये बात कही थी। तो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इनका तीन इनमें से कोई हमें देखना है। देखो क्वेश्चंस इस तरीके का है, सबसे पहले ऑप्शन देख लो। वैसे रिसेंट में इन्होंने इसको भी चेंज किया। अगर 3 का पेयर है, इसका मतलब सीधा सीधा कि यहाँ पे आपको 3 चूज करना है। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ से सही होने वाली हैं, ठीक, और 2 इसमें से गलत होने वाली। तो बस वो 2 गलत ढूंढ लो या तो 3 सही ढूंढ लो, दोनों में से एक काम करो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो हम ढूंढते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा सही है। पहले सही देखते हैं। इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगाल रामायण है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये तो गलत बात है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। और अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए, ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है, पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है, सही बात है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती, ये भी बात सही है। दिए गए सही उत्तर का चुनाव करना, यानी ADE ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपर्युक्त कथन है, प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, भाव दीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं, ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपर्युक्त नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी और सी और डी। ए और ई ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसे लगता है कि महाभारत की तरह है, महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह वहाँ यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। रूपन बाबू, वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री। इसका सही आंसर जो है वो है रंगनाथ जी, उनको ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? प्रियंगु मंजरी का, मल्लिका का, कालिदास का या फिर विलोम का? तो इसका सही आंसर है प्रियंगु मंजरी। ये आती हैं जब पहली बार कालिदास के गांव में, तो उनका ये सेंटेंस निकल के आता है। जब वो वहाँ की खुली वादियों को, पहाड़ियों को देखती हैं, पहाड़ों को, तो बोलती हैं कि पहाड़ों को भी उठा के ले चलेंगे हम अपने यहाँ। खैर, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। परिचय और पात्र, राय साहब का कारकुन, बी सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाल और दलाली, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, झिंगुरी सिंह, पंडित नोखे, मिस्टर खन्ना। चलो इसको अपनी ट्रिक से देखते हैं, क्या पता हमारा उस काम कर जाए। ये रिपीट हुआ, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, 2 रिपीट हो गया, और 2 and 2 अगेन रिपीट, 1 and 4 नहीं, 3 रिपीट, 4, यानी 3 3 3 3। यहाँ पे 3 दिन का सब में पेयर बन रहा था, इसका मतलब यहाँ पे आपको आप नॉलेज ही यूज़ करनी पड़ेगी, बिना नॉलेज के सॉल्व नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नॉलेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। राय साहब का कारकुन जो था वो पंडित नोखे राम थे, और सबसे बड़े महाजन कौन थे? ये थे झिंगुर सिंह जी। और बीमा कंपनी की दलाली कौन करता था? ये तो श्याम बिहारी तनखा जी। और लास्ट में बच्चे बैंक मैनेजर को शक्कर और मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मिस्टर खन्ना है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई, बी इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया, सी इसका निर्देशन श्री ओमपुरी ने किया, डी छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई, ई इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ। इसका सही उत्तर सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका पहला देशांतर नाट्य संस्था ने किया था। और नेक्स्ट है सी एंड ई, यानी ऑप्शन सी सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। काले सूट वाला आदमी जो था वो ओम शिवपुरी थे, स्त्री सुधा शिवपुरी थी, पुरुष एक ओम शिवपुरी। पूरा डिटेल में दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कविता क्या है? निबंध में से संबंधित सत्य कथन है।
पहला है स्टेटमेंट, इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापना करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का पक्षीकरण करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है। सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। ई मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बी, ई। सी और डी इसमें गलत है, यानी ए इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो इसे पहले से बात के क्रम में हम चलो लगाते हैं। सबसे पहले आएगा ये, लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। फिर नेक्स्ट बी आएगा तीसरे नंबर पे, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतपुर में रहने पाऊंगी। फिर नेक्स्ट आता है चौथे पे, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। नेक्स्ट आएगा, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। इसका सही आंसर यानी बी है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य का चयन कीजिए। मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कोल के साथ बात करते हुए आया था। दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। सी, उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया। डी, इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। ई, रघुबर दास जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, सी और डी। ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रॉपर PYQ पे आया है इस स्टेटमेंट पे कि कौन सी पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी लिखने से पहले। ठीक है, इसका सही आंसर हुआ बी और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी, उन्होंने उनका सीमाओं का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जितना ग्राम गति शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता है। उक्त कथन किस लेखक का है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है, राधा कृष्ण दास जी का है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना पा सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। यह कथन किस समाज सुधारक का है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महादेव गोविंद रानाडे? तो इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? तो इसका विराज बहू, यस, ये किया था। नेक्स्ट है राम की सुमति, ये भी किया था। चरित्रहीन, ये नहीं किया था उन्होंने। और मंजली दीदी, हाँ, ये भी किया था। अभिमान, ये भी नहीं किया था। तो ADE इसका आंसर है, ABD सही आंसर ये रहा डिटेल। क्वेश्चन नंबर 21। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? प्रेमचंद की डायरी से, प्रेमचंद के पत्रों से, पुस्तक पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से या मुंशी जी की सर्विस बुक से? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद जी की डायरी से, उससे इन्हें हेल्प नहीं मिली थी। क्वेश्चन का हर डिटेल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आलोचक और आलोचना ग्रंथ। शांति प्रिय द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान, इनकी आलोचना ग्रंथों के बारे में सीधे हम देखते हैं। पहले नॉलेज से इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे हम अपने टेक्निक का इस्तेमाल। जैसे शांति प्रिय द्विवेदी जी का हिंदी युग और
साहित्य इनकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है उसका नाम है हिंदी साहित्य। और बच्चन सिंह की जो रचना है उसका नाम है आधुनिक कविता का मूल्यांकन, यानी थर्ड वाला। एंड लास्ट वाला इंद्र मदान का साहित्य और समाज और समाजशास्त्र और रूपवाद। पहले नॉलेज से सॉल्व करिए, नॉलेज से नहीं होता फिर ट्रिक का इस्तेमाल करिए। चलिए ट्रिक देखते हैं पहले। इसमें 3 1 4 रिपीट हुआ 3 बार, 1 1 रिपीट हुआ 2 बार, 2 3 नहीं रिपीट हुआ। इसमें 2 2 अगेन 2 रिपीट हुआ। इसमें 4 3 3 रिपीट हुआ, इसमें भी 3 रिपीट हुआ। यानी यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। ये रहा इसका सही आंसर, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। प्रकरण, परीक्षा गुरु और शीर्षक। प्रकरण 1 जो है वो क्या है, देखो ये क्वेश्चन एक प्रॉपर बन के आया था कि भाग, विसर्ग, सर्ग, इससे रिलेटेड हट के कुछ परीक्षा गुरु में उन्होंने नया प्रयोग किया था जिसका नाम क्या है, और वो है प्रकरण। तो प्रकरण 1 यानी मतलब भाग 1 या टॉपिक 1 ऐसे टाइप में। तो भाग 1 क्या था, सौदागर की दुकान। दूसरा भाग क्या था, अकाल में अधिक मास। तीसरे प्रकरण में क्या था, संगति का फल। और लास्ट में क्या है, चौथे में मित्र मिलाप। चलो इसमें हम टेक्निक देखते हैं। पहले तुमने नॉलेज का इस्तेमाल किया, अब टेक्निक देखते हैं काम करती है। लेट्स सी। इसमें 3 3 रिपीट हुआ, 4 4 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हुआ, 4 रिपीट हो गया, 3 3 रिपीट हो गया, 2 1 2 1, यानी सब में। तो पहले आप नॉलेज का ही इस्तेमाल करिए, टेक्निक का इस्तेमाल ना करिए इसमें, क्योंकि सब में 4 4 हो गया। ठीक, और वैसे ये पता हुआ होना चाहिए। 41 हैं प्रकरण, तो सब भी तो नहीं याद होगा। जो कुछ रिपीटेड है PYQ में उतना आप याद कर लो, बाकी 41 ना याद हो तो चलेगा, इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो बस। नाटक और पात्र। चंद्रगुप्त नाटक से कौन सा पात्र है। ठीक, तो चंद्रगुप्त नाटक से यहाँ इसमें लीला पात्र है। फिर स्कंदगुप्त से कौन है, मालिनी है। फिर अंजो दीदी से कौन है, जैसे आषाढ़ प्रियंगु मंजरी, ये तो फेमस है, आषाढ़ का एक दिन से। अंजो दीदी अनिमा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी। लेट्स सी द हमारा टेक्निक 1 2 3 यहाँ काम करता है। 1 1 1 1, ठीक है। 3 1 2 3 4 नहीं, 2 2 3, क्या ये काम करती है, 3 2 2 3। यहाँ पे हमारी टेक्निक काम नहीं करती है। अरे सॉरी, सी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर डी, यानी टेक्निक हमारी काम करती है। सॉरी, 3 ए और डी में से कोई एक आंसर होना था ना। ठीक है, टेक्निक काम करती है यहाँ पे, 50-50 तक ला के रख देगी, बाकी आपकी नॉलेज का इस्तेमाल होगा। ये रहा इसका डिटेल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक के बीच में मिलान करना है। सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये रचना है वंशीधर की। और प्रयाग समाचार, ये है इसके संपादक हैं देवकीनंदन त्रिपाठी। और नेक्स्ट है शुभचिंतक, इसके हैं सीताराम जी। और नेक्स्ट बिहार बंधु, इसके संपादक हैं केशवराम भट्ट जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये रहा, डिटेल सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। भारत के नालंदा के नाम पर, जहां लंका में एक नालंदा, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं। बी, तिब्बत में गधे वाले 9 से 10 बजाकर चलते हैं, वहां खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। सी, तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल के भाग 21वें में छपी है। डी, इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडपोन कहते हैं और उसके इलाके को जोड कहा जाता है। ई, भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ए, सी और ई, और ये रहा इसका सही आंसर यानी बी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मुर्दहिया में प्रयुक्त शब्द और उससे आशय क्या है। डांगर का मतलब होता है मरे हुए पशुओं का मांस, यानी सी। अन्यास का जो मतलब होता है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, तो ये रहा 1 के साथ। परवाना का मतलब होता है शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। और विस्टोरिया जो होता है उसका मतलब है चांदी का सिक्का। तो इस हिसाब से जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो होगा सी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मानुष भयो बैकुंठी नहीं तो का है छारे एक मुट्ठी, 4 बड़ी मुट्ठी।
पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अलाउद्दीन, रत्नसेन, हीरामन सुक या फिर नागमती के द्वारा? तो इसका सही आंसर है हीरामन सुक के द्वारा। हीरामन जो सुग्गा है उसने ये कहा था। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। स्थिति व्यवस्थित करना है, तो इसका सबसे पहले आएगा भोला का हीरा को गाय देना, एकदम दूसरे तीसरे पेज पे आ जाता है ये। और नेक्स्ट पे आता है दमड़ी मसोड़ का बांस प्रसंग, यस। फिर जब वो आता है लकड़ी काटने के लिए दोपहरिया में, बांस काटने के लिए बेसिकली। फिर नेक्स्ट आता है राय साहब का यहाँ धनुष भंग या धनुष यज्ञ। फिर नेक्स्ट आता है सब लोगों का शिकार पे जाना, मेहता साहब, मालती साहब और ये सारे जो लोग हैं सब जाते हैं शिकार के। लास्ट में सुंदरिया गाय की हत्या हो जाती है, जो जहर खिला के उसे मार देते हैं और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही है। नेक्स्ट 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदासुख लाल नियाज नियुक्त हुए, गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए कराई हुई थी, सही बात है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये भी बात सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए इंसाल्लाह खान ने रानी कैद की कहानी लिखी, गलत बात है, यानी इसका आंसर बी है, ACD। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही गाड़ी की रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। फारबिसगंज, चंपानगर, सीताधर, तिगछिया, नननपुर। तो इसका जो सही क्रम है वो है पहले चंपानगर आता है, फिर उसके बाद आता है तिगछिया, फिर नेक्स्ट आता है ननकपुर, फिर नेक्स्ट आता है सीताधर, फिर लास्ट में आता है फरबिसगंज जहाँ पे वो प्रोग्राम था। ठीक है, ये रहा डिटेल आंसर। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस कहानी में घनश्याम नागर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया, कोशिका, घटवार। तो इसका सही आंसर है पिता कहानी के अंदर ये उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता? चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? चाणक्य का, सिंहरण का, अलका का या फिर चंद्रगुप्त का? तो इसका सही आंसर है सिंहरण का। ये बात वही कहता है, सिंहरण। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। क्या अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। बार बार पूछी जाती है रचना, इसलिए इसको इज्जत से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है इस साल ना है तो अगली साल आए, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्य द्रविड़ समस्याएं, यानी प्रकरण जो है उससे रिलेटेड है ये। फिर है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तो इसका जो मिलान है वो बौद्ध आंदोलन से सामाजिक प्रसंग, मतलब उससे रिलेटेड है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष। फिर है भारतीय संस्कृति और यूरोप के मुस्लिम नवोत्थान से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा बी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान, निबंध और निबंधकार के बारे में। साहित्य नंबर 35, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, निबंध और निबंधकार। साहित्य की महत्ता, ये इसके जो हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और नेक्स्ट है साहित्य के मूल्य, इसके निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। और साहित्य देवता, इसके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और नेक्स्ट है साहित्य कला और प्रेम, ये यशपाल जी इसके निबंधकार हैं। इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 1। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तार घरों
को चलाते हैं। यह कथानक किस राष्ट्रीय नेता का है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या फिर विपिन चंद्र जी का है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये कहा था। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। उपन्यासकार और उपन्यास। ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी जो रचना है वो कुब्जा सुंदरी, और देवेश ठाकुर, इनकी रचना है भ्रम भंग। रामदरस मिश्र जी हैं, इनकी रचना है अपने लोग। एंड लास्ट में गंगा प्रसाद विमल जी, इसके रचनाकार हैं मृगांत, सॉरी रचनाकार इसकी, इनकी रचना मृगांत। तो इस हिसाब से जो आंसर हुआ बी। एक बार देखते हैं जरा टेक्निक काम करती क्या यहाँ पे। 2 2 1 1, ठीक है। 3 4 4 3 4 3 3 3, यानी 2 4 2 2। यस, यहाँ पे वो टेक्निक काम करती है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, लो बस ये तो पता होना चाहिए, इसको डिस्कस करने का कोई बहुत नहीं, डिस्कस करते हैं ना। पा फा बा भा, ये किस, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है द्योष्ट। और ना न ल, ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान वत्स्य, वत्सर्य। फिर है का खा गा घा, इसका है कोमलताव्य, कोमल तालव्य, फिर लास्ट वाला तालव्य है। और इसका वैसे देखते हैं क्या मिलता है, क्या आंसर 3 3 3 2 2 से टेक्निक का इस्तेमाल क्या काम आएगी। लेट्स सी, ए है क्या इसका आंसर? यस, इसका आंसर ए है। अगर नहीं भी पता हो तो टेक्निक काम करती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना है, यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा था? ह्यूबर्ट ने कहा था, करीमुद्दीन ने कहा था, मिस लतिका ने कहा था, या फिर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था? तो ये सही, ये सलाह देने वाली, गोली देने वाली बातचीत है, तो डॉक्टर साहब देंगे ना मेडिसिन, तो डॉक्टर मुखर्जी, मजाक से करेंगे ताकि याद हो जाए आपको। इसके पीछे ये कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। रुपये को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह उक्ति किस पात्र से संबंधित है? प्रशांत से है, बालदेव से है, कालीचरण से है, या फिर बामन देव से है? तो इसका सही आंसर है बालदेव जी। इनके नाम के आगे ये ऊपर डंडी नहीं लगाई जाती, बलदेव, बलदेव जी बोलते थे, क्योंकि वो उससे अहिंसावादी थे। जब आप रचना पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, उनके नाम के आगे ये ऊपर का डंडा नहीं लगाते थे, इसीलिए क्योंकि वो अहिंसा के विरोधी थे। खैर, क्वेश्चन नंबर 41। झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में रख दिया? झिंगुर सिंह को, दाता दीन को, या फिर लाल पटेश्वरी को, या नोखे राम को? तो इसका सही आंसर है झिंगुर सिंह। बाद में इसी के साथ तो अपनी बिटिया का ब्याह कर देते हैं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? ए, कला के उद्गम क्षण से, बी, कला के पहले क्षण से, कला के दूसरे क्षण से, एंड लास्ट है कला के तीसरे क्षण से। तो इसका सही आंसर है कला के तीसरे क्षण से। यह है इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है, सबसे पहले आता है, देखते हैं, ये रहा पूरे, यस, अब आपको पाँचों लाइनें दिखेंगी। तो सबसे पहले आता है जो सीक्वेंस में आएगा वो है सी लाइन। यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरे वास्तविक नाम नहीं है। फिर आता है कि भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है? फिर आता है बी, यानी तीसरा स्थान पे आता है, निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो ... डॉट 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 आगे। फिर नेक्स्ट है डी, निपुणिका ने अपने स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। एंड लास्ट में पांचवा, बिहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, आती बाहर मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए बी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मजदूरी और प्रेम निबंध, बार बार रिपीटेड PYQ में, इसको लाइन टू लाइन पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ के ही जाइएगा अपना एग्जाम देने। निबंध के अनुसार सूची 1 से सूची 2 के साथ मिलान करना है। फकीर और मजदूरी का जीवन, जॉन ऑफ आर्क
सीधे मिलान करते हैं। देखो, जोन ऑफ आर्क जो है, मजदूरी का जीवन कौन, भेड़े चराना, ठीक है। टॉलस्टॉय क्या था, जूते गांठना। नेक्स्ट क्या है, उमर खयाम जो था ये तंबू सीना। और खलीफा उमर जो है रंग महलों में चटाई आदि बुनना। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बी है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गैंग्रीन कहानी के संबंध में उचित कथन, रिपीटेड है, बार बार रिपीट हुआ है ये कहानी। कुछ ना कुछ इससे पूछते रहते हैं, कैरेक्टर पूछेंगे, रचना का प्रकाशन पूछ लेंगे, या फिर ये रचना किसके द्वारा, नहीं किसके द्वारा तो नहीं पूछते हैं कि किसने लिखी है, बट हाँ और डिटेल में ये वाली उचित कथन कौन सा है, या सीक्वेंस में कुछ पूछ लिया कोई स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब चलो इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, कि इन्होंने पूछा है कि उचित कथन कौन कौन सा है। मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था, ठीक है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, यस। एक बार पूछा था मालती के पति स्टेशन मास्टर थे पीवाईक्यू में, बट ऐसा गलत है। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी, नहीं। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी, यस। मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है, ये बात भी सही है, यानी BDE, बी ऑप्शन इसका लेस डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम है। समास में वर्तनी की स्थिति, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञा, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार। तो इसका सही आंसर जो है वो है सीक्वेंस के हिसाब से पहले आएगा C यानी 1, फिर आएगा D, फिर आएगा E एंड नेक्स्ट आएगा चौथे पे A आएगा, लास्ट में आएगा 5, ये यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जिम लोड विलेज जई पाणे ही तिम घरिणी लय चित्त, समरस जाय तखण्यो जय पुण ते सम टिंत। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं कणहपा, कमरीपा, सरहपा, डूम्बिपा। तो इसका सही आंसर है कणहपा। कणहपा इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखो फिर आ गया ना रिव्यू। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख हुई है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवताएं कौन है? वर्ड्सवर्थ हैं, टॉल्स्टॉय हैं, इलियट हैं, या फिर गोर्की हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कोह नहीं पकड़त मोरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाय होए ना अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक में उक्त गीत किस अंक में है? पहले अंक में, दूसरे में, तीसरे में, या फिर चौथे में? तो ये दूसरे अंक में आता है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों से पहले के बाद के क्रम में, वैसे यही बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि गैंग्रीन कविता में जैसे कहानी में पूछ रहे थे, वैसे ही मजदूर, ये तीसरा क्वेश्चन है मजदूर और प्रेम से रिलेटेड। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये रचना। आपने 4 आने, इसका सीक्वेंस देखना है। पहले से बात करें तो पहले सीधे सीक्वेंस ही देखते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले आएगा बी, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। फिर आएगा ए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। फिर आएगा डी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में अपनी उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। फिर नेक्स्ट आता है ई, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। फिर लास्ट में आता है 5वां, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। ये इसका आंसर बी होना चाहिए फिर। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। चीफ की दावत कहानी के आधार पर शामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। शामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, ठीक है, शामनाथ वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। शामनाथ ने माँ की को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद तलवार पहनने के लिए कहा, यस ये बात सही है। फिर इसके बाद आता है शामनाथ ने अपने चीफ को नापसंद करते थे, गलत। नापसंद करते तो उनके घर क्यों जाते हैं खाना खाने के लिए। शामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, हाँ ये बात सही है, इसीलिए खाने पे बुलाया था। शामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी, बिल्कुल, तभी माता जी को उन्होंने बंद कमरे में रहने के लिए आदेश किया था। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। यस, सही बात है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण, सद्गुण, सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात सही है। नेक्स्ट है, सभी रीतिकालीन कवि हिंदी कवि राजश्री थे। ये भी बात सॉरी नहीं, ये तो गलत है। हिंदी के, क्योंकि सभी बोला है ना, सभी नहीं थे। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियां और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। यस रहा है। अहिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विशेष अवरुद्ध हुआ। गलत बात है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए बी डी होना चाहिए। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। फ्रॉयड बार बार पूछा गया है, मार्क्स भी पूछ लिया गया है, किरकेदार भी रिपीटेड है पीवाईक्यू में। महात्मा गांधी तो वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे महात्मा गांधी 1869 में है, ये तो पता ही होना चाहिए। ज्योतिबा फूले अभी कुछ दिन पहले मूवी आई थी, तो इससे पता होना चाहिए कि 1827 में इनका जन्म हुआ था। वैसे भी करंट अफेयर में थे ये, और ये 1869 में थे। दो का पता चल गया। फ्रॉयड का पता होना चाहिए, पीवाईक्यू में पूछा है। 1856 में 1857 की क्रांति से ठीक एक साल पहले कौन आया था? फ्रॉयड। इस तरीके से याद हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स कब पैदा हुए थे? 1818 में। 1818 याद करो तो इससे याद हो जाएगा, ठीक है। 1818 टेक्निक्स बनाओ ताकि चीज़ें याद रहें। किरकेगाद का जन्म कब हुआ था? ये 1813 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। ज्योतिराव फूले का कब जन्म हुआ था? 1828 में। क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, उससे ठीक एक साल पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक। ऐसे रेफरेंस पॉइंट देखिए। उस समय कौन था? बेंटिक लॉर्ड गवर्नर थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स के साथ किसी का जन्म याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाता है। ये रहा डिटेल आंसर क्वेश्चन। और उसी समय आप कमेंट करके बताना, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या नाम चेंज हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। खैर, मैंने ही आंसर दे दिया। मैला आंचल के अनुसार सत्य कथन है। मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से गलत, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, ये है 2 खंडों में लिखा गया था। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ये बात सत्य है। मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया था। नेक्स्ट है, जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। यह कथन फुलिया की माँ के बारे में कहा गया है। तो यह कथन पार्वती की माँ के बारे में कहा गया है, यानी ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, उपन्यास के 67 खंड हैं। यस, 67 खंड नहीं, 67 परिच्छेद हैं, यानी ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, इस उपन्यास में कायस्थ टोली के लोग राजपूती टोली को क्षत्रिय टोली कहते थे। यह है गलत। लास्ट है, एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है, बूढ़े ज्योतिकी काका ने कहा था। ये बात सही है। और जो आंसर इसमें है, ये ऑप्शन दिए नहीं सही, ये उस साल का विवादित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कोसी का घटवार के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बात के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसका जो क्रम है वो हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आएगा सी, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ से कहाँ तक चला गया। फिर नेक्स्ट आएगा, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। फिर आता है नेक्स्ट बी, बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। फिर लास्ट में आता है चौथे नंबर पे, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। और लास्ट में आता है, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है बी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? श्वेत, काला, हरा और लाल। तो वैसे ये क्वेश्चन मैंने कॉमन सेंस भी लगाया था, तो हरा होना चाहिए। मूर्तियों का रंग हरा नहीं होता यूजुअली, ठीक है। ये रहा ऐसे इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। तो उन्होंने कौन कौन सी कहानियों को भाव प्रधान माना है? वो है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी वाली रचना, और दुलाई वाली बंग महिमा, और
पंडित और पंडिताइन गिरजा दत्त वाली, ये इसको मैं डायरेक्टली इसलिए बताया क्योंकि ए और सी वाली जो रचना है ये दोनों PYQ में एज इट इज़ रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसको नहीं पूछा है। डी वाली का, सॉरी ये डी वाले, इसको थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि ये याद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये एग्जैक्टली था या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मैंने एक थोड़ा सा मिस कर दिया, एक सेकेंड। हमने क्या देखा, पहला हो गया इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी वाला, बी प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, नहीं ये नहीं है। तीसरा है दुलाई वाली बंग महिमा, यस। चौथा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी, यस ये वाला भी सही है। नेक्स्ट पंडित और पंडिताइन गिरिजा दत्त, अच्छा सॉरी ये, हाँ ये तीनों एज इट इज़ रिपीटेड है PYQ में। आपने जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज फॉलो की होगी उसे याद होगा, ये तीनों ही एज इट इज़ रिपीटेड है, यानी ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो इसका ये बात सही है वैसे। फिर आता है नेक्स्ट, 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग का गठन किया, बिल्कुल नहीं, ये बार बार रिपीटेड कई बार पूछे गए। ये 1955 में पहला गठन हुआ था, 1960 में दूसरा राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है सी, अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था है, नहीं ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्ति कर सकता है, यस ये है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकृत कर सकता है, यस ये बात सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना ADE यानी डी ऑप्शन इसका सही है, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति से एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम एक वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था। तो इसका सही आंसर पहले क्या होना चाहिए, उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नारायण चतुर्वेदी और नरेंद्र देव। मुझे अच्छे से याद है, सेम पोजीशन पे ही थे, नरेंद्र देव जी तीसरे नंबर पे ही थे, तब भी सी ऑप्शन था। रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्रेमचंद्र घर में, ये उनकी धर्मपत्नी ने लिखा था। निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाइए, ये रहा। ठीक है, तो इसके सही क्रम में हमें लगाना है। पहले ए है, प्रेमचंद्र द्वारा मोटेराम शास्त्री नाम की कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया, ये बात सही है, पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा, लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय को राय साहबी देना चाहते थे क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े राइटर थे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है फिर कि शिवरानी देवी जी पिक पॉकेटिंग करते हुए पकड़ी गई थी, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा फिर साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली गए, और लास्ट में आता है शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस में नहीं, ये प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत है, बट सीक्वेंस यही होगा। आयोग ने उस साल इसे ड्रॉप कर दिया था इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। तारा, श्यामा स्वप्न, कुसुम कुमारी, रजिया बेगम। तो इसका सही आंसर है श्यामा स्वप्न, ये उनकी रचना नहीं है। ये है ठाकुर जगमोहन सिंह की। 62। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थीं? 40, 42, 43 या फिर 41। तो इसका सही आंसर है बी 41। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? सौंदर्य शास्त्र, ललित्य मीमांसा, ललित्य योजना, आनंदिनी वृत्ति। तो इसका सही आंसर है ललित्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 63 का ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? बालेंद्र शर्मा दधीच ने, हेमंत शर्मा ने, विजय मल्होत्रा ने या फिर हेमंत दरबारी ने? तो इसका सही आंसर है हेमंत दरबारी, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है जंगल,
बाजार, राज्यसभा, शमशान। तो इसका सही आंसर है जंगल। ये रहा डिटेल आंसर। प्रथम दृश्य बाहरी प्रांत, दूसरा दृश्य बाजार, तीसरा दृश्य जंगल, चौथा दृश्य राज्यसभा, पांचवा दृश्य अरण्य और लास्ट वाला है शमशान। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि अंधायुग का अंक का शीर्षक और क्रम उस हिसाब से। तो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम सेम चीज़ पूछ चुके हैं। 6 अंक हैं, रट्टा मार लो इसे, 2 नंबर मिल जाएंगे। गांधारी का शाप ये चौथे नंबर पे, प्रभु की मृत्यु लास्ट वाला है, अच्छा इसमें दिया नहीं इन्होंने, ठीक है। अश्वत्थामा का पशु का उदय ये पहला अंक है, ठीक, सॉरी दूसरा अंक है, और इसमें उदय करके कुछ आता है पहला अंक, और उस उषा और उदय समथिंग नाम से पहला है। फिर दूसरा आता है पशु का उदय, तीसरे पे आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथे नंबर पे आता है ये गांधारी का शाप, और पांचवें पे आता है विजय एक क्रमिक हत्या, और छठे नंबर पे आता है प्रभु की हत्या। इसी के बाद ये समाप्त हो जाता है पूरा नाटक, ठीक है। तो ये रट लो, 6 ही हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट, उसमें क्या ट्रिक क्या नॉलेज वो करना, PYQ कर रहे हो तो रट लो, अगेन फिर रिपीट होगा क्या पता। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। लोंजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही क्रम है। लोंजाइनस के हिसाब से कौन कौन सा वो 5 क्रम मानते हैं? तो वो मानते हैं सबसे पहले कि महान विचारों की उद्भावना की क्षमता होती है। फिर इसके बाद बोलते हैं दूसरी कि प्रबल और तथा अप्रेरित भाव होना चाहिए। तीसरी बात वो कहते हैं अलंकारों विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। फिर वो नेक्स्ट कहते हैं कि भाव्य शब्द योजना होनी चाहिए। एंड लास्ट, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 तक हो गया, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। दिनकर के गीत नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है, यस। उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का था, ये भी गलत है। नेक्स्ट है उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती थी, ये सही है। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से BDE इसका आंसर होना चाहिए, C इसका आंसर है। इसमें पर इन्होंने आयोग ने इसे ड्रॉप किया था किसी रीजन से, ऑप्शन का सीक्वेंस शायद इसमें सही नहीं था, ये लिखा विकल्प ना होने के कारण आयोग ने इसे ड्रॉप कर दिया था। क्या अपने क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछते हैं। देखो टोटल उनके 15 सर्ग हैं, 15 सर्गों का नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इसमें कुछ हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो आप याद कर लो तो अच्छा है, ठीक है। 15 सर्ग जैसे हैं इसका कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईशा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये है इसका पूरा क्रम 15 का। तो इस जो हमारे पास दिया गया है उसके अनुसार जो सही क्रम बनना चाहिए, सबसे पहले आएगा E, ठीक है, फिर आएगा B, फिर आएगा संघर्ष, फिर आएगा निर्वेद, एंड लास्ट में आएगा दर्शन। दर्शन के बाद क्योंकि रहस्य और आनंद आता है लास्ट, ठीक है। ये 13वां सर्ग है, सॉरी 12वां, 12, 13, 14 नहीं 13वां ही सही था, 13वां सर्ग है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, B है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पृथ्वीराज आशो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा जी का है, शिव प्रसाद सिंह जी का है, माता प्रसाद गुप्त जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो इसका सही आंसर है धीरेन्द्र वर्मा जी, उन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, यस ये बात सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक अंतः प्रज्ञ कला नहीं होती है, ये भी बात सही गलत है। फिर नेक्स्ट है कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ये भी सही है, ये सही है। कला रूप और वस्तु दोनों में होती है, ये गलत है। एंड लास्ट है कला अखंड है, यस ये बात सत्य है, ACE
यानी सी है ऑप्शन। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट, और बाकी का भी डिटेल आंसर। 72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कविता की पंक्तियां और कवि, इनका मिलान करना है। ठीक है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये रिपीटेड है लाइन, PYQ से ही रिपीटेड लाइन है। एग्जैक्टली ये पूछा जा चुका है, अंधेरे में कविता से लिया गया है, जिसके राइटर हैं मुक्तिबोध। ठीक है। नेक्स्ट, विस्तृत नभ का कोई कोना। ठीक है, ये मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से लिया गया, महादेवी वर्मा जिसकी रचनाकार हैं। फिर नेक्स्ट आता है, आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। भाई साहब ये तो पता ही नहीं होना चाहिए आपको कि निराला जी ने लिखी थी राम की शक्ति पूजा में। ठीक है। और नैनो का गोपन संभाषण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो, ऐसे करके है कुछ पूरी लाइन, वो मुझे याद नहीं है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अज्ञेय जी, ये असाध्य वीणा से ली गई रचना है। ठीक है। ये चारों मैं कह रहा हूँ आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये रचनाएं आपको पढ़नी ही है, और छोटी छोटी रचनाएं हैं, पढ़ोगे तो याद रहेगी। जैसे बहुत प्यारी रचना है ये निराला जी वाली राम की शक्ति पूजा, और ये वाली मुक्तिबोध की जो, सॉरी अज्ञेय वाली जो असाध्य वीणा, ये भी अच्छी रचना है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों को सही अनुक्रम है। तरबूज वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, लड्डू वाला, बर्फ वाला। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सीक्वेंस में लगाते हैं। सबसे पहले आएगा लड्डू वाला, फिर आता है तरबूज वाला सीक्वेंस में, तीसरे नंबर पे आता है बर्फ़ वाला, फिर चौथे पे आता है ककड़ी वाला, एंड लास्ट में आता है पान वाला। तो इस हिसाब से जो आंसर इसका बनना चाहिए वो ए होना चाहिए। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन है, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। बी, वैसे ये वाला सही आंसर। फिर मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं किसे प्रेम करती हूँ प्यार प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा, ये भी गलत है। और नेक्स्ट, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेश, सही है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री, और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष, ये भी बात सही है। तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा, यानी 3 ही तो चुनना था, मैं 3 सही मिल गए। ठीक है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म चुनना है हमें। ठीक है। तो इसका पहला युग्म जो है, सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। तो ये बात सही है। फिर है धरती और धान्य, रामवृक्ष वेनीपुरी, नहीं। नेक्स्ट है मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, ये भी सही है। नेक्स्ट है उजड़ा स्वर्ग, रघुवीर सिंह का, ये भी सही है। नगर वधु गलत है, यानी सी इसका आंसर है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया। मुर्दहिया, एक कहानी यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपूह दरी। तो इसका सही आंसर है एक कहानी यह भी, उसको जिंदगी का एक हिस्सा मात्र कहा गया है। ये रहा डिटेल आंसर, मन्नू भंडारी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बागबां आया गुलिस्तां में कि सैयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध का है। बादशाह दर्पण, या फिर वैश्वता और भारतवर्ष, अथ अंग्रेज स्रोत लिखते, पांचवा पैगंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बादशाह दर्पण। ये रहा डिटेल्ड आंसर, बाकी का बचा हुआ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति है काव्य जीवतम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह किस आलोचक का कथन है। रिपीटेड क्वेश्चन है। न दुलारे वाजपेयी जी का, शिवदान सिंह चौहान जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर राम विलास शर्मा जी का। तो एग्जैक्ट इसका आंसर है शुक्ल जी, उन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। यह पंक्ति किस काव्य संग्रह से है। विषाद राग से, एकांत संगीत से, निशा निमंत्रण से, या आकुल अंतर से। तो इसका सही आंसर है निशा निमंत्रण, ये वहाँ से ली गई है पंक्ति। इसका क्वेश्चन आंसर रहा ये। क्वेश्चन नंबर 80। भरत मुनि ने काव्य गुणों की
संख्या कितनी मानी है? 8, 10, 9, 11। एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है ऑलरेडी एक बार, तो इसका सही आंसर है 10। ठीक है, भरत मुनि ने ये 10 माने थे। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो इसका सही अनुक्रम देखते हैं। सबसे पहले आता है लागती अवध भयावह भारी, फिर नेक्स्ट आता है, एक सेकंड, हाँ ऐसे कर, फिर आता है मानव काल राति अधियारी, फिर नेक्स्ट आता है घोर जंतु सम पुर नर नारी, फिर नेक्स्ट आता है डी यानी डरपही एक ही एक निहारी, एंड लास्ट आता है घर समान परिजन जनु भूता। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 11 वर्ष? तो वो सीता जी हैं 11 वर्ष की, सॉरी 10 वर्ष की, सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन है। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रिका के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही बात है, ये माने जाते हैं। नेक्स्ट है बहुदेववाद में उनकी गहरी आस्था थी नहीं। राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने खुद जाकर लंदन में पढ़ाई लिखाई करे थे। उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अखबार की स्थापना की, हाँ ये बात सही है, उन्होंने करी थी। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरोध सशक्त आंदोलन किया, बिल्कुल किया, क्योंकि उनकी खुद की रचनाओं को बैन कर दिया जा रहा था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, अन्वयन, प्रतीक या फिर रूपक? तो इसका सही आंसर है अनन्वय, इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। मुरदहिया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी? कनैला, टड़िया, धर्मपुर, दौलताबाद? तो इसका सही आंसर है धर्मपुर। धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सत्य कथन है इस निबंध में कौन कौन सी लाइनें आई हैं? देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। ठीक है, तो ये बात सही है, ऐसे भी पता होनी चाहिए। दधीची मुनि जी की हड्डियों से बना जो कवच वो है, औजार है, क्या बोलते हैं उसको, अस्त्र, वो इंद्रदेव जी के हाथ में है। स्टोरी आई गेस आपको पता होगी, अगर पता है तो कमेंट करके बोलो हाँ पता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है। मेरे निर्बोध बालक ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? गलत क्वेश्चन। नेक्स्ट है। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। ये बात सत्य है। नेक्स्ट है। महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गलत बात है, इससे बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है? कथानक, विचार, चरित्र, गीत, पद योजना? रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम सीक्वेंस पूछता है, कभी कभी क्रम पूछता है, कभी बोलेगा कौन सा सही गलत है, तो इसे रट्टा मार लो। तो इसमें जैसे इन्होंने क्रम पूछा है अभी, तो पहला क्रम है ये कथानक आएगा, फिर आता है चरित्र, फिर आता है विचार, फिर चौथे नंबर पे आता है गीत, एंड लास्ट में आता है पद योजना। ठीक, ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। काव्य लक्षण और आचार्य। चलो इस क्वेश्चन का पहले बोलते, ये एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, वैसे ये भी रिपीटेड एग्जैक्टली का मतलब ये नहीं कि एकदम डिट्टो, मतलब राइटर्स वगैरह इससे रिलेटेड, ये थीम बेसिकली रिपीटेड है। देखें क्या इससे हमें आता है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही कठिन क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक काम आएगी। 4 4 4 3 3 यानी 1
3 2, मतलब बिना नॉलेज के सॉल्व नहीं होने वाला, फिर भी आपको नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए, प्लस सीधा आंसर। और तो ट्रिक प्रॉपर ही फेल हो गई यहाँ पे। खैर, यहाँ नॉलेज का ही फिर मतलब इस्तेमाल करना है आपको। पहले आप नॉलेज ही इस्तेमाल करना, फिर ट्रिक यूज़ करना। जब एकदम ही ना पता हो, कुछ भी ना आता हो, तो कहीं मारना है, तो फिर ट्रिक इस्तेमाल कर लेना, तो आपके हाई चांसेस हैं कि उसमें सही हो जाए। अगर आपने 10 तुक्का मारा है तो 7 से 8 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। चलो और सेफर साइड के लिए ले लेता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। अगर 10 तुक्का मारोगे तो 6 से 7 सही हो जाएंगे, ठीक है, बट पॉजिटिव में ही रहेगा। 6 से 7 का मतलब समझते हो आप, 12 से 14 नंबर का डिफरेंस, और कट ऑफ 1 नंबर या 2 नंबर से भी रह जाती है बहुत से लोगों की। खैर, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। अब चलो इसका डिटेल में भी आंसर देख लेते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा था? ये विश्वनाथ जी ने कहा था। सॉरी। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, ये बात भामा जी ने कही थी। नेक्स्ट, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये बात कही थी पंडित राज जगन्नाथ जी ने। और लास्ट वाला जो है ये वामन जी ने कहा था, ठीक है। इस हिसाब से आंसर बी है, हमारे ट्रिक के हिसाब से आंसर गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 80, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता है। ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूली, भूल गति, टूटने का सुख, भग्न दूत। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म राक्षस, ये तो पता ही है, मतलब क्या है, बी भूरी भूरी खाक धूली, तीसरा है भूल गति। ये रहा इसका डिटेल आंसर, यानी ABC। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। गुरुपदेशाध्य तुम शास्त्रम जड़ धियो अपल्यलम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावते। काव्य के संबंध में यह उक्ति किस आचार्य जी की है? मम्मट जी की है, दंडी की है, भामा जी की है, या फिर वामन जी की है? तो इसका सही आंसर है भामा जी, ठीक है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। इसी के साथ हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर ले। अब पैसेज देखना 91 से 95 तक। पहले पैसेज पढ़ लीजिए। देखो, पैसेज मत पढ़ना, एग्जाम के लिए बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ो, तो इससे काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब पैसेज जैसे पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो में आप बाद में पैसेज पढ़ लेना, लेकिन अभी पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलो, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। 91 क्वेश्चन में, कला के लिए सिद्धांत से गांधी दर्शन में कोई सहानुभूति क्यों नहीं है? कला का उद्देश्य अद्वितीयता है, या फिर नेक्स्ट है कलाकार अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होते हैं, कला का सौंदर्य से संबंध होता है, तीसरा है नीति हितकारी उपयोगिता के कसौटी माना जाता है। यही सही है। वैसे भी अगर आप बिना पैसेज के भी पढ़े सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर संगीत सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? संगीत सर्वश्रेष्ठ कला है। संगीत कर्णप्रिय होता है, बिल्कुल सही। संगीत मानसिक शांति प्रदान करता है, नहीं, ये बात एक सेकंड, कर्णप्रिय तो होता है, संगीत शांति भी प्रदान करता है। प्रार्थना और नैतिक उन्नति में सहायक है। ओके, पैसेज के हिसाब से देखना है ना, मैं उसने पैसेज के हिसाब से बोला, तो ये बात सही है। पैसेज में इसकी बात करिए, प्रार्थना और नैतिक उन्नति में सहायक है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के अनुसार मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों की एकता का स्वीकार कब होता है? समस्त सृष्टि का ज्ञान अर्जित करने से, समस्त सृष्टि को एक विधान से संचालित करने से, या फिर नेक्स्ट है समस्त सृष्टि में एक ही तत्व की व्याप्ति। यही इसका आंसर है। समस्त सृष्टि के परंपरावलंबी होने से नहीं, ये बात गलत है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर अहिंसा की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है मोह का त्याग, धन का त्याग, कर्तव्य का त्याग, अहम का त्याग। तो इसका सही आंसर है अहम का त्याग। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर अहिंसा के संबंध में उपर्युक्त विचार कौन सा है? किसी भी जीव की हत्या ना की जाए, जीवों से प्रेम किया जाए, बैर त्याग, चराचर प्रेम और पूर्ण निष्काम भाव, डी सभी को जीवन का अधिकार। तो इसका सही आंसर है बैर त्याग, चराचर प्रेम। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए पैसेज है। ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन हैंडल करिए, फिर उसके बाद पैसेज पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वापस आके इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर वह कौन सा गुण है जो औसत भारतवासी को प्राचीन और
मध्ययुगीन भारतवासी से विभक्त करता है? विद्रोही चेतना, मानसिक चेतना, आर्थिक चेतना या फिर सामाजिक चेतना? तो इसकी आंसर है सामाजिक चेतना। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर भारतवासी समाज और देश के प्रति कर्तव्य किस कारण भूले हुए थे? सांप्रदायिकता, वैचारिकता, क्षेत्रीयता या फिर वैयक्तिकता? तो इसका सही आंसर है डी, वैयक्तिकता, क्योंकि पर्सनल फोकस था। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति के महान उद्घोष में शामिल नहीं है? भातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीयता। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन 99 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर अंग्रेजी के भीतर ये यूरोप के तेजपूर्ण विचारों ने किसमें वृद्धि की? मानसिक एकता, जातीय एकता, भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता? तो इसका सही आंसर है मानसिक एकता। ठीक है, इसीलिए उसको रेनेसां बोलते हैं। पुनर्जागरण। उपर्युक्त अवतरण, क्वेश्चन नंबर 100। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर अपने देश और समाज को पहचानने की इच्छा किस कारण उत्पन्न हुई? अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी कानूनों से या अंग्रेज अधिकारियों से? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी शिक्षा से। ये रहा इसका डिटेल आंसर। ठीक है, अब जाके पैसेज पढ़िएगा। और इसी के साथ 100 क्वेश्चंस पूरे हुए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों से जो इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।